हेलो। 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 कौन सा है ये? ये ऑफिसर के पास था सर। कार्यालय से है। ये किस में लगता है? ये लैपटॉप में कंप्यूटर चलेगा। लैपटॉप में लगेगा। इसमें लग सकता है क्या? जी सर, मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं सर। बताइए। हेलो। अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, थैंक यू। अब आप लोगों ने कहा कि आ रही है। चलिए पुनः एक बार हम शुरू करते हैं। सॉरी इंटरप्शन के लिए। आज हमें चरों के संबंध में चर्चा करनी है कि चर क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के चर कौन कौन से हैं, और चरों को हम किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से डीएमेटो ने चरों के संबंध में चरों को परिभाषित करते हुए कहा था कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के वे समस्त गुण जो जिनको हम माप सकते हैं, अर्थात वे समस्त मापे जाने वाले गुण चर कहलाते हैं। और यदि आप बात करें किसी चीज वस्तु के, किसी गुण के, किसी विषय के चर होने या ना होने के संबंध में, तो हम देखेंगे कि यदि दो गुण उनमें हैं, पहला गुण मापे जाने योग्य होना, और दूसरा गुण उसमें परिवर्तन की संभावनाएं होना, यदि ये दो गुण उसमें नहीं हैं तो हम उसको चर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि एक तो उसको मापा जा सकता हो किसी भी स्तर पर, और दूसरा उसमें परिवर्तन होने के चांसेज होने चाहिए। तो जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो किसी भी प्रकार का अनुसंधान हो, है ना, उस सभी प्रकार के अनुसंधानों में चरों की आवश्यकता होती है और चरों का उपयोग होता है। कई बार कई लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि गुणात्मक रिसर्चेज में या गुणात्मक अनुसंधानों में चर कहाँ होते हैं, चर तो सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में ही होते हैं। ऐसा नहीं है, हर प्रकार के अनुसंधान में चर होते हैं। और जब हम बात करते हैं मात्रात्मक चरों की और गुणात्मक चरों की, तो हम ये जानते हैं, ये मानते हैं कि जो मात्रात्मक चर हैं उनको उनका लिए बहुत आसानी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अमुक गुण चर है अथवा नहीं है। क्योंकि कुछ गुण चर होते हुए भी, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो चर होते हुए भी कई बार चर के रूप में काउंट नहीं किए जाते या उनको चर नहीं माना जाता। जैसे ऐसे कौन कौन से गुण हैं? जैसे हम माने कि हम उनका प्रोपरली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, और या हम उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे हम देखें कि मात्रात्मक जो गुण हैं या मात्रात्मक जो चर हैं, उनके संबंध में अंदाजा लगाना बहुत आसान होता है कि वो अमुक गुण चर है अथवा नहीं है। कैसे? सिंपल सा एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। वह क्या एग्जाम्पल है कि आपने एक गुण लिया, उसको आपने किसी टेस्ट के थ्रू मापने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यदि आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मापने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक टेस्ट कुछ लोगों पर अप्लाई करेंगे। तो हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 10 लोगों पर हमने वह टेस्ट अप्लाई किया। उसके बाद में हमने क्या किया, उन 10 लोगों से जो स्कोर प्राप्त हुए उनका हमने एक जगह लिखा और उनका मीन और एसडी हमने कैलकुलेट किया। तो जब कोई गुण अब मीन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो मीन आया होगा, तो उसको डिपेंड करेगा उस 10 लोगों के क्या स्कोर्स हैं। एक अज्यूम हम करें कि 10 लोग जो हैं उन सबका जो स्कोर है 100 में आउट ऑफ 100 80 सबका स्कोर है। तो आप सीधी सी बात है कि सभी का स्कोर 80 है, तो वहां पर जो मीन होगा वो क्या होगा, 80 होगा, है ना। तो
यहाँ पर मीन 80 होगा, क्योंकि 10 में से 10 लोगों का स्कोर 80 है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो एसडी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एसडी जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेरिएशंस नहीं है ना। तो सभी का जो मीन है वो क्या है? 80 है, एक ही समान है पूरे ग्रुप का, क्योंकि स्कोर समान है। और वहाँ पर जो आपका एसडी आया वो 0 होगा। तो यहाँ पर इस गुण को, इंटेलिजेंस एक चर होते हुए भी इस कंडीशन में हम उसको चर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे चर? क्योंकि वहां यहां पर जो एसडी है वो 0 से अधिक नहीं है। तो ये चर की कि उस समूह का, उस ग्रुप का जिसकी योग्यता को हमने मापन किया है, उसका एसडी जो है या मानक विचलन जो है 0 से कुछ हद तक अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि दो विशेषताएं, एक तो परिवर्तन होने का गुण हो, यानी कि उसमें चेंज होता हो, वो चेंज हो रहा हो। दूसरा, उसको मापे जाने का गुण उसमें होना चाहिए। अब इसी एग्जाम्पल को यदि हम दोबारा से देखें कि हमने देखा कि 10 लोगों पर हमने अप्लाई किया, एक टेस्ट को अप्लाई करने के पश्चात हमने देखा कि 8-9 लोगों के स्कोर्स तो 80-80 हैं, यानी कि समान हैं, लेकिन 10वें व्यक्ति का जो स्कोर है वो कितना है? वो 81 है, सिर्फ एक ज्यादा है। तो आप देखेंगे जब हम मीन वहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 80 से थोड़ा सा ज्यादा मीन वहां पर कैलकुलेट होगा या आएगा। और लेकिन जब हम आप एसडी की वहां पे कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि 0 से कुछ ज्यादा मीन उसका होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहां पर 0 से ज्यादा एसडी होते ही उसको हम चर के रूप में मानना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उससे उसके दूसरे गुण की परिवर्तित होने का गुण होने का सेटिस्फाई, ये हमारे दूसरे गुण को ये सेटिस्फाई करता है। तो चर क्या है? चर मापने योग्य हो, पहली बात, उसका मापन किया जा सके, और दूसरा उसमें परिवर्तन या परिवर्तित होने का गुण होना चाहिए। जो परिवर्तित नहीं होता उसको फिर क्या बोलेंगे? उसको स्थिरांक बोलेंगे, यानी कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम आप देखें कि जो कांस्टेंट है, तो जो कि कांस्टेंट है यानी कि स्थिरांक है, तो अब यहां पर जेंडर का एक उदाहरण ले लेते हैं हम। तो जेंडर क्या है? जेंडर एक वेरिएबल है ना। हम मानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जेंडर क्या है? एक वेरिएबल है। लेकिन जेंडर के 2 स्तर होते हैं, 2 लेवल होते हैं। एक लेवल क्या है? एक है मेल और दूसरा है फीमेल। अब यहां पर यदि हम सिर्फ इंडिविजुअली मेल को लें, है ना, तो मेल होना जेंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेल सभी लोगों में एक, जितने भी पूरा ग्रुप होगा मेल का, वो सभी एक समान योग्यता वाला होगा, समान होगा। दूसरा फीमेल जो होगा वो एक जैसी सभी उसमें फीमेल ही होंगी, है ना। तो इस प्रकार से जब जेंडर के रूप में हम वहां पर काउंट करेंगे तो वहां पर मेल होना और फीमेल होना, है ना, 2 गुण होते हैं। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, दोनों में चेंज हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है ना। तो मेल या फीमेल हो सकता है, तो यहां पर यहाँ की परिवर्तन का गुण है। लेकिन जब हम सिर्फ मेल को देखेंगे तो वो चेंज होने का गुण वहां पर नहीं होता, एक जैसे ही सभी मेल ही होते हैं। तो मापने योग्य हो, मेजर किया जा सकता हो, और उसमें चेंज होने का गुण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चरों के प्रकार की। तो जो चरों के प्रकार हैं, यदि हम डिफाइन करें, बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग तरीके से चरों को डिफाइन किया जाता है ना। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है या एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, उसकी हम एक बार चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो 2 प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, सतत चर तथा असतत चर, यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क। हम देखते हैं कि जैसे आयु है, किसी व्यक्ति की आयु 21 साल हो सकती है, या 21 साल 2 महीने हो सकती है, या 21 साल 2 महीने 4 दिन हो सकती है। या किसी व्यक्ति का भार जैसे 62 kg हो सकता है, या 62.2 kg हो सकता है, या 62.25 kg भी हो सकता है।
अर्थात यहां पर क्या मानते हैं हम कि कंटिन्यूटी जिसमें होती है। सतत चर कौन से चर होते हैं? जिनमें कंटिन्यूटी होती है, सततता होती है, जहां कोई ब्रेक नहीं होता, अर्थात पूर्णांक तथा उसके अंश के रूप में हम जिनको परिभाषित कर सकते हैं, जिनको हम पूर्णांक के रूप में और अंकों के रूप में भी मान सकते हैं। जैसे हमारी आयु, भार और उपलब्धि परीक्षण से प्राप्त जो उपलब्धि होती है वह भी हमारी सतत चर के रूप में हम मानते हैं। जो दूसरे प्रकार के चर हैं असतत चर, वो कौन से चर होते हैं? वो चर होते हैं जो कि सिर्फ पूर्णांकों के रूप में ही परिभाषित, या जिनको हम पूर्णांकों के रूप में ही जिनका मापन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक परिवार में सदस्यों की संख्या, आप देखोगे कि एक परिवार है कोई भी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है। यानी कि आप ऐसा तो नहीं कहते कि 4.5 है या 5.8 है या 5.5 है, ऐसा तो नहीं होता। पूर्णांकों के रूप में ही वस्तुतः हम यहाँ पर ऐसे चरों को, ऐसे वेरिएबल्स को व्यक्त करते हैं। तो जिनको हम पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे चरों को हम क्या कहते हैं? असतत चर कहते हैं। जैसे कास्ट, हमारी मैरिटल स्टेटस, धर्म, है ना, धर्म को मान ले कि कौन सा व्यक्ति को, कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला है, या कोई सिख धर्म को मानने वाला है ना। स्टेटस, मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं, कोई व्यक्ति विवाहित हो सकता है, कोई अविवाहित हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ऐसे समस्त चर जिनको हम पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें हम असतत चर, इनका दूसरा भी एक नाम है जो ज्यादातर हम यूज करते भी हैं रिसर्चेज में, कैटेगरिकल वेरिएबल, यानी कि श्रेणीगत चर। तो 2 प्रकार के चर हमने बताए, सतत चर यानी कि जिनमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, जिनको हम पूर्णांक तथा अंशों के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कोर्स, उपलब्धि परीक्षण के स्कोर, हमारा भार, है ना, हमारी आयु। और असतत चर यानी कि ऐसे चर जो कि कैटेगरिकल होते हैं, है ना, श्रेणीगत होते हैं, जिनमें सिर्फ हम पूर्णांकों के रूप में जिन्हें अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना। जैसे जेंडर, क्या चला रखा तुमने? मैं जिन्हें हम पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कास्ट या हमारा रिलीजन। तो ऐसे चर जो कि कंटिन्यूअस नहीं होते, यानी कि जिनमें हम सिर्फ पूर्णांकों के रूप में ही जिनको व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे समस्त चरों को हम असतत चर कहते हैं। इनको हम कैटेगरिकल वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। जो सतत चर होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं, वो वेरिएबल को हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है चरों के संबंध में ही, वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्लासिफिकेशन। अच्छा, बहुत सारा कंफ्यूजन कई बार होता है। कुछ पुस्तक ये लिखती हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, है ना, या डिपेंडेंट वेरिएबल, वो सिर्फ हमारे हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हैं उनमें ही होते हैं, अन्य प्रकार की रिसर्चेज में नहीं होते, या हम उनको अन्य प्रकार की रिसर्चेज में यूज नहीं करते। लेकिन कुछ पुस्तक या कुछ अनुसंधान ये कहते हैं कि इन चरों को हम अन्य नामों से, कुछ डिफरेंट नाम से भी हम दूसरे प्रकार के रिसर्चेज में यूज कर सकते हैं। तो उसी के संबंध में आज मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं या स्वतंत्र चर हैं, यह वे चर होते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता के द्वारा जोड़ तोड़ की जाती है, अर्थात जिसकी जोड़ तोड़ का प्रभाव हम आश्रित चर पर देखते हैं, है ना। तो इनको हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे ट्रीटमेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल। तो स्वतंत्र चर क्या है? ऐसे समस्त चर जिन्हें प्रयोगकर्ता द्वारा, जिन पर जोड़ तोड़ की जाती है, जहां प्रयोगकर्ता द्वारा मैनिपुलेशंस की जाती हैं और उस मैनिपुलेशन का प्रभाव
हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, है ना। जिसमें हुई चेंजेस का प्रभाव हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। इसी को परिभाषित करते हुए स्वतंत्र चर को यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को परिभाषित करते हुए कैंटोविस तथा रोडिगर ने कहा था कि स्वतंत्र चर वह चर है प्रयोगकर्ता के द्वारा जोड़ तोड़ की जाती है, अर्थात ऐसा चर जिस पर प्रयोगकर्ता द्वारा मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है कि जो ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर हैं, ये दोनों के मध्य एक कार्य कारण का संबंध होता है। कार्य कारण का संबंध मतलब कोज एंड इफेक्ट का रिलेशंस होता है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको प्रिज्यूम्ड कोज हम कहते हैं, पूर्व कल्पित कारण इसको हम कहते हैं। और जो दूसरा चर है यानी कि जिसको इफेक्ट की हम बात करते हैं, इफेक्ट मतलब जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम प्रिज्यूम्ड इफेक्ट कहते हैं। तो कार्य कारण संबंध होने के कारण यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे कारण माना जाता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कारण में हुए परिवर्तनों का प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो हमारा आश्रित चर है उस पर हम देखते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे थे, इसको यदि हम फर्दर डिफाइन करें तो हम देखेंगे कि इसको भी हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे समचर जो कि प्रयोगकर्ता के कंट्रोल में होते हैं, टाइप ई प्रकार के चर, यानी कि जिनको प्रयोगकर्ता द्वारा जिन पर कंट्रोल किया जाता है, जिन पर मैनिपुलेशंस की जाती हैं, जैसे अभिप्रेरणा या कोई शिक्षण विधि या कोई भी ऐसा चर जिसमें एक प्रयोगकर्ता के द्वारा जोड़ तोड़ की जा सकती है। दूसरे प्रकार के इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिन पर जो प्रयोगकर्ता है या एक्सपेरिमेंटर है उसके द्वारा जोड़ तोड़ नहीं की जाती, बल्कि उनको सिर्फ मापा जाता है, मेजर किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस प्रकार के चरों को टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो हमने जाना कि क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम जोड़ तोड़ करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, और जिनकी मैनिपुलेशन का प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग ने देखा कि दो ब्रॉड कैटेगरी भी होती है, कि जहां एक प्रयोगकर्ता के द्वारा जोड़ तोड़ की जाती है और दूसरा जहां प्रयोगकर्ता के द्वारा जोड़ तोड़ नहीं की जाती, सिर्फ उनका मापन ही किया जाता है। तो यदि हम फर्दर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करें, क्लासिफाई करें, तो हम देखेंगे कि इसकी 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। कैसी? पहली है उसमें मेजर्ड वेरिएबल, है ना। ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको हम मेजर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी कि क्या होते हैं ये मेजर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज मेजर्ड इन दैट स्टडी, यानी जिसका हम सिर्फ मापन करते हैं, है ना। और ये वाले जो वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेजर्ड वेरिएबल, ये सतत अथवा असतत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कैटेगरिकल भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये ज्यादातर हम एक्सपेरिमेंट्स में और सर्वे रिसर्चेज में इन प्रकार के वेरिएबल्स को यूज करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक उदाहरण से हम समझेंगे इसको। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटी है ना, जो गणितीय योग्यता है, वह योग्यता किसी व्यक्ति या एक समूह की किसी एक विषय विशेष में उपलब्धि को किस प्रकार प्रभावित करती है। यदि हम ये जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटी को मेजर करते हैं, है ना, मापते हैं, और उसके आधार पर हम विभिन्न ग्रुप बना लेते हैं। कैसा ग्रुप? कि एक तो ये हो सकता है कि जो जिनकी मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी है, जिनकी औसत है और जिनकी औसत से कम है ना। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट लेवल हो सकता है मैथमेटिकल एबिलिटी का। ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरीके के वेरिएबल हैं, यहाँ पर क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं लेकिन मैनिपुलेशंस नहीं किए जा रहे हैं
मैनिपुलेशंस मतलब रिसर्चर के द्वारा उनमें कोई जोड़ तोड़ नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही जोड़ तोड़? क्योंकि यहां पर जो एबिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है उसी एबिलिटी को सिर्फ मेजर हम कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मैथमेटिकल एबिलिटी क्या है कि हमारी गणितीय योग्यता, तो उसको हम किसी टेस्ट के द्वारा या किन्हीं अन्य उपकरणों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनमें जोड़ तोड़ नहीं की जा रही है, बस सिर्फ हम मेजर कर रहे हैं, जिनको हम माप रहे हैं और जिनका प्रभाव हम किसी अन्य प्रकार के चरों पर देख रहे हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मेजर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए, दो चीजें हैं कि यहां पर हम मेजर कर सकते हैं इनको और ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पर हम ऐसे वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये कैटेगरिकल भी हो सकते हैं, यानी कि असतत चर भी हो सकते हैं और सतत भी हो सकते हैं, है ना। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सतत भी हो सकते हैं, असतत भी हो सकते हैं। और हम इनको एक्सपेरिमेंट्स में या डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज, जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्चेज होती हैं, वहां पर इस प्रकार के चरों को हम वस्तुतः ज्यादातर उपयोग करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ उदाहरण आपको यहां पर दूं, तो जैसे उदाहरण के लिए एज ऑफ ए चाइल्ड, जैसे एक बच्चे की एज है, तो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम हो सकता है कि 3 ग्रुप बना लें, है ना। एक 15 से 18 साल के बच्चे, 12 से 15 साल के बच्चे या 10 से 12 साल के बच्चे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हमने एज के माध्यम पे ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में हमने कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किए, बल्कि हमने मेजर करके, ऑब्जर्व करके हमने ग्रुप्स तैयार किए हैं। उसके आधार पर फिर हम उनका इन्फ्लुएंस क्रिटिकल एबिलिटी या क्रिएटिव थिंकिंग या और भी कोई एबिलिटी जिस पर हम देखना चाहते हैं, हम देख सकते हैं। तो पहला प्रकार इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वह प्रकार जिसमें रिसर्चर के द्वारा कोई जोड़ तोड़ नहीं की जाती, सिर्फ उनको मेजर किया जा सकता है या ऑब्जर्व किया जा सकता है। कैटेगरिकल और कंटिन्यूअस यानी कि सतत अथवा असतत दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और हम जिनको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ साथ सर्वे रिसर्चेज में भी यूज करते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मेजर्ड वेरिएबल कहते हैं। यह मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा आपको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत जो पहले प्रकार के चर हैं वो मेजर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। दूसरे प्रकार के जो चर हैं वो हैं कंट्रोल वेरिएबल्स, है ना। अब आप देखिएगा, कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, है ना। आपने सुना होगा नियंत्रित चरों के बारे में। तो ये कौन से चर होते हैं? कंट्रोल वेरिएबल आ स्पेशल टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। एक विशेष प्रकार है स्वतंत्र चरों का, वह एक विशेष प्रकार है कंट्रोल वेरिएबल जो कि सेकेंडरी इंटरेस्ट का होता है, यानी कि द्वितीय रुचि होती है एक रिसर्चर की जिसमें, है ना, और जिसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है रिसर्चर के द्वारा। न्यूट्रलाइज यानी कि जिसका प्रभाव ना पड़ने देने के लिए रिसर्चर चाहता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट पर उस चर का प्रभाव ना पड़े। और उस चर को हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? दो चीजें हैं, डिजाइन प्रोसीजर्स के द्वारा या फिर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, सांख्यिकी विधियों के द्वारा या डिजाइन प्रोसीजर्स के थ्रू। कैसे करते हैं ये जानते हैं हम कि डिजाइन प्रोसीजर मतलब कि हम इस प्रकार का रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करें कि जिसमें उस चर का प्रभावी ना हो जिस चर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? कंट्रोल वेरिएबल क्या हैं? ऐसे स्पेशल तरीके के इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, है ना, जो कि द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं और उनके प्रभाव को न्यूट्रलाइज किया जाता है। उनके प्रभाव को रिसर्चर चाहता नहीं है कि हमारी अनुसंधान पे उनका प्रभाव पड़े, ठीक है। और कैसे न्यूट्रलाइज करता है? डिजाइन प्रोसीजर्स के थ्रू या फिर सांख्यिकी विधियों के थ्रू। तो डिजाइन प्रोसीजर के बारे में पहले हम बात करें। डिजाइन प्रोसीजर क्या है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया कि कोलैबोरेटिव लर्निंग
का इफेक्ट हमें देखना है अचीवमेंट पर। अचीवमेंट का क्या, जो हमारा साइंस में अचीवमेंट है स्टूडेंट्स का। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया, 2 ग्रुप हमने बनाए। एक ग्रुप कौन सा ग्रुप है, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड से हम जिसको पढ़ाएंगे, और दूसरा ग्रुप है जिसे हम कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू पढ़ाएंगे। तो 2 समूह हो गए। अब हम ये जानते हैं पहले से, रिसर्चेज हमारी जो पुरानी रिसर्चेज है वो ये कहती हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट कोलैबोरेटिव लर्निंग पर ज़्यादा इफेक्टिवली वो क्या करते हैं कि पिंटू ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या गुणात्मक शोध में चर होना अनिवार्य नहीं है? नहीं, गुणात्मक हो या मात्रात्मक अनुसंधान हो, हर तरीके के अनुसंधान में चर होता ही है। चर के बिना कोई अनुसंधान संभव ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं डिजाइन प्रोसीजर के थ्रू। तो हम ये रिसर्च करना चाहते हैं कि जो आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग है, पहले से रिसर्चर ये कहती हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट वो स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अब आप ये देखना चाहते हो कि ये जो वेरिएबल है यहाँ पर क्या है, पर्सनैलिटी में है ना। पर्सनैलिटी में क्या कि एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट यदि होंगे तो बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कंडीशन, ये चर हमारे जो एक्सपेरिमेंट को प्रभावित ना करे। तो हम क्या करते हैं, हम डिजाइन प्रोसीजर्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं इसको। कैसे कंट्रोल करते हैं कि हम जब रिसर्च करेंगे तो हम ऐसा समूह लेंगे जिसमें सिर्फ एक ही जैसी एबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स हों। यहां पर हमने बात की थी एक्सट्रोवर्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा ग्रुप में एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हों या उस ग्रुप में सभी गुण के व्यक्ति बराबर मात्रा में हों, ताकि न्यूट्रलाइज कर सके हम इफेक्ट को। एक्सट्रोवर्ट का जो इफेक्ट आ रहा है उसको जो इंट्रोवर्ट हैं वो न्यूट्रलाइज कर दें, या हम समूह में एक्सट्रोवर्ट्स को ले ही ना। तो ये डिजाइन प्रोसीजर्स के थ्रू कंट्रोल करना कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स जो हमारे हैं उनको हम डिजाइन प्रोसीजर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है, यदि फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि देखिए डिजाइन प्रोसीजर के थ्रू कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं चर, तो हम क्या करें, हम सांख्यिकी विधियों के द्वारा कंट्रोल करें। तो आप वहां पर ऐसे चर को कोवेरिएट के रूप में लेकर या एनकोवा जैसी स्टेटिस्टिकल टेक्निक लगाकर, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस लगाकर ऐसे प्रभावों को दूर कर सकते हैं। जैसे आपने इसी एक्सपेरिमेंट में, यदि हम मान के चलें कि आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग से साइंस का अचीवमेंट कैसे बढ़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो प्री साइंस अचीवमेंट है, जो प्री अचीवमेंट है साइंस में, हो सकता है कई बार वो अचीवमेंट पोस्ट अचीवमेंट को प्रभावित कर रहा हो। तो हम क्या करें कि जो प्री अचीवमेंट है साइंस में उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं स्टेटिस्टिकली, उसको एज ए कोवेरिएट लेकर एनकोवा सांख्यिकी यूज करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल हुए, ऐसे वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के समकक्ष होते हैं लेकिन सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं, जिनको प्राइमरी इंटरेस्ट इंडिविजुअल का नहीं होता, रिसर्चर का नहीं होता उनमें, पर हम क्या करते हैं उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स और थ्रू डिजाइन प्रोसीजर। यानी कि ऐसा रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करके ताकि उनका इफेक्ट हम कम कर सकें या रिमूव कर सकें। ऐसा भी हो सकता है कि हम रिमूव कर दें। तो कंट्रोल थ्रू स्टैटिस्टिकल और रिसर्च डिजाइन प्रोसीजर्स, ऐसे वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में और कोरिलेशन स्टडीज में इस प्रकार के चरों को हम वस्तुतः यूज करते हैं। कुछ ऐसे चरों के एग्जाम्पल्स यदि हम देखें कि एज है ना, आयु को, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था कि आयु हम चाहते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक आयु के लोगों को ही लेना है ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें। या हो सकता है
जेंडर की बात, कि आपको लगता है कि जो ये रिसर्च है यदि हम सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स पर करेंगे तो ज़्यादा बेटर या ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते, तो हम क्या करेंगे, उस ग्रुप में सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। SES हो सकता है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, है ना। तो ऐसे उसमें क्या करें कि हम सभी SES के लोगों को ना लेकर सिर्फ एक लेवल के या एक ही SES के लोगों को हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो रिसर्चेज, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, ये मोस्टली डेमोग्राफिक होते हैं। और डेमोग्राफिक वेरिएबल कौन से? कैटेगरिकल वेरिएबल होते हैं। और कैटेगरिकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? असतत चर होते हैं। कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है हम लोगों को ये जानने में कि कौन सा डेमोग्राफिक वेरिएबल है, कौन सा असतत चर है और कौन सा फिर कैटेगरिकल वेरिएबल है। तीनों में एक दूसरे से तारतम्यता है। क्यों? क्योंकि असतत चर कैटेगरिकल वेरिएबल के रूप में होता है और कैटेगरिकल वेरिएबल ही मोस्टली डेमोग्राफिक वेरिएबल के रूप में जाने जाते हैं, जैसे एज, जेंडर, SES, है ना। यहाँ पर भी कैटेगरीज ही हैं, है ना। एज में एक हम ग्रुप को, एज वस्तुतः नहीं होगा, एज कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो हम कंट्रोल करते हैं, है ना। तो जेंडर भी कैटेगरिकल वेरिएबल है ना, मेल और फीमेल्स में डिफरेंसेस यदि हम बात करना चाह रहे हैं। SES डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, टीचिंग मेथड के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जो कि थोड़े से सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं, है ना, सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं, और हम चाहते हैं कि उनका प्रभाव हमारी रिसर्च पे ना पड़े। तो ऐसे रिसर्चेस को हम कंट्रोल वेरिएबल्स के रूप में मानते हैं। और कंट्रोल वेरिएबल भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में ही जाने जाते हैं, ये मान के चलिए। तीसरा जो प्रकार है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो है ट्रीटमेंट वेरिएबल। अब तक जो हम मानते आते हैं, हम लोग आज तक ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ये ही मानते हैं कि ट्रीटमेंट वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरे वेरिएबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये मानते हुए चले हैं हम हमेशा कि हम क्या करते हैं कि किसी मैनिपुलेशन का ही प्रभाव, किसी चर में की गई जोड़ तोड़ का प्रभाव हम दूसरे चर पर देखते हैं, है ना। तो IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर के द्वारा जो मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसा वेरिएबल, ऐसा IV या ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट वेरिएबल के रूप में जाना जाता है। और ये जो वेरिएबल है वो कैटेगरिकल होता है, असतत होता है ना, यानी कि क्वालिटेटिव होता है, असतत होता है, कैटेगरिकल होता है। जैसे टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां, तो वहां पर देखा होगा आपने कि शिक्षण विधियां हैं तो 2 विधि हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, है ना, या जितनी आप चाहें। तो उनके लेवल्स हो सकते हैं, इनोवेटिव मेथड या फिर दूसरा हमारा क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। इनका प्रभाव हम देखते हैं। तो ऐसे IV, ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट किए जाते हैं तथा जिनका प्रभाव रिसर्चर के द्वारा दूसरे चरों पर देखा जाता है, ऐसे वेरिएबल्स को हम ट्रीटमेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं, है ना। और ज़्यादातर या इनको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में ही यूज करते हैं। इन चरों को हम प्रयोगों में, प्रयोगात्मक अनुसंधानों में ही उपयोग करते हैं। चौथा प्रकार का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल ये भी एक नई टर्मिनोलॉजी है कि ऐसे वेरिएबल, एक स्पेशल प्रकार के इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि पुनः एक बार हम कहते हैं कि सेकेंडरी इंटरेस्ट के ही होते हैं। प्राइमरी इंटरेस्ट तो हमारा हमेशा किस में होता है? एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स में होता है, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स में होता है। तो सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं जो वेरिएबल, और जिन वेरिएबल्स में, है ना, जो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट वेरिएबल जो कि हमारे प्राइमरी इंटरेस्ट के वेरिएबल, एक ही हमारा वेरिएबल ऐसा जो प्राइमरी इंटरेस्ट का होता है, जो कि ट्रीटमेंट वेरिएबल जिसको हम कहते हैं।
तो जो सेकेंडरी इंटरेस्ट के मॉडरेटिंग वेरिएबल्स प्राइमरी इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट वेरिएबल के साथ मिलकर, है ना, इस तरीके से कोलेब्रेशन करते हैं, इस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं कि उनका प्रभाव, उनका कोलेबरेटिव इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर देखते हैं, है ना। समझ रहे हैं कि कोलेबरेटिव या इंटरेक्टिव इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर देखते हैं या देखना चाहते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक उदाहरण से हम इन चरों को समझेंगे। आप सेम एग्जांपल लेते हैं हम कि इनोवेटिव मेथड से यानी कोलैबोरेटिव टीचिंग से हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, और दूसरा एक हमारा परंपरागत विधि से हम कंट्रोल ग्रुप को टीच कर रहे हैं, और हमें साइंस के अचीवमेंट पर इस कोलैबोरेटिव टीचिंग का प्रभाव देखना है, इफेक्ट देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम कोलैबोरेटिव टीचिंग वाले ग्रुप को कोलैबोरेटिव टीचिंग वाले मेथड से पढ़ाएंगे, और जो हमारा परंपरागत विधि वाला समूह है उसे परंपरागत विधि से हम टीच करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका इफेक्ट हम अचीवमेंट इन साइंस पर देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने पहले ही चर्चा की थी कि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जो कि ट्रीटमेंट वेरिएबल यानी कि जो हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग वाला ग्रुप है उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, है ना, कोलैबोरेट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। दो चीजें हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या तो कोलैबोरेट करते हैं या वो इंटरेक्ट करते हैं। क्यों इंटरेक्ट करते हैं या क्यों कोलैबोरेट करते हैं? क्योंकि उनका भी प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर पड़ता है। तो हम एक रिसर्चर होने के नाते ये जानने का प्रयास करते हैं, उनका इंटरेक्शन इफेक्ट भी देखें कि क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां इस केस में क्या है, अचीवमेंट इन साइंस डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अचीवमेंट इन साइंस पर क्या पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं? इंटेलिजेंस हो सकती है हमारी, है ना, कंप्यूटर एफिशिएंसी हो सकती है, यदि हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई मैथोलॉजी के थ्रू जो स्टूडेंट्स होंगे वो नेटवर्क एरर हो गया था। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। आशा है आप लोग सुन पा रहे होंगे मुझे। ओके, तो अब क्या है कि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसमें अब या फिर कोई कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन पैकेज है या कोई भी अन्य विधि जिसका प्रभाव हम अचीवमेंट पर देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे चर होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि साथ में इंटरेक्शन करते हुए इफेक्ट डालते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंस हो सकता है, जो हायर इंटेलिजेंट वाले लोग हैं वो कोलैबोरेटिव लर्निंग वाले समूह पर बेटर परफॉर्म करें, है ना, या हो सकता है एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग ज़्यादा इस तरीके की विधियों पर परफॉर्म करें। ठीक है, तो कंप्यूटर से हम कोई पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन पैकेज के थ्रू हम टीचिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो कंप्यूटर एफिशिएंट लोग हैं वो विद्यार्थी ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म करें वहाँ पर। तो हम ऐसे चरों को रिमूव नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि उनका प्रभाव भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़े। ठीक है, तो ऐसे चरों को हम मॉडरेटिंग वेरिएबल्स के रूप में लेकर उनका इंटरेक्शन इफेक्ट हम देखते हैं। क्या देखते हैं? इंटरेक्शन इफेक्ट। तो ऐसे चर स्पेशल प्रकार के इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि तृतीयक सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं, है ना, और जो ट्रीटमेंट हमारे वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके साथ मिलकर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। ये भी सतत तथा असतत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, है ना, और मेजर्ड और ऑब्जर्व दोनों तरीके के ये वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर उस ग्रुप के साथ ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में हम इन प्रकार के चरों को यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में हम चरों को हम यूज करते हैं। कौन से चरों को? आपके मॉडरेटिंग वेरिएबल्स को।
ठीक है। तो जो डेमोग्राफिक जो हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं जैसे एज, जेंडर, रेस, या मेजर्ड वेरिएबल हैं जैसे हमारा कंप्यूटर एफिशिएंसी है, आईक्यू है, या बहुत सारे ऐसे चर डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट डालते हैं किसी दूसरे चर के साथ में मिलकर, तो वो ऐसे सभी चरों को हम मॉडरेटिंग वेरिएबल के रूप में मानते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर हम इंटरेक्शन इफेक्ट देखते हैं ऐसे चरों का। जो मेन इफेक्ट होता है वो तो आपके ट्रीटमेंट वेरिएबल का ही होता है, लेकिन इन वेरिएबल्स का इफेक्ट कैसा होता है? इंटरेक्शन इफेक्ट होता है। यानी कि जो आपका मेन इफेक्ट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो फिर से कनेक्शन का इशू है, फिर से इंटरप्ट हो गया था। तो जो मेन इफेक्ट होता है, मेन इफेक्ट तो आपके ट्रीटमेंट वेरिएबल का ही होता है, लेकिन यहां पर जो आपके मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होते हैं, है ना, वो मॉडरेटिंग वेरिएबल इंटरेक्शन इफेक्ट यहां पर दिखाते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम मॉडरेटिंग वेरिएबल के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना प्रभाव डालते हैं और जिनका प्रभाव हम इंटरेक्शन इफेक्ट के नाम से देखने का प्रयास करते हैं। अब हमने बात की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। हमने ये भी जाना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, 4 डिफरेंट प्रकार के इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जिनका प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे या तो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, ये डिपेंड हम पे करता है। तो दूसरे जो चर हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या होते हैं, इस पे हम जानेंगे कि आश्रित चर क्या हैं। आश्रित चर वह हैं जिनके बारे में शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता द्वारा पूर्व कथन किया जाता है ना, पूर्व कथन यानी कि एक्सप्लेनेशन जिनके द्वारा किया जाता है, या हम कहें कि जो जोड़ तोड़ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कर रहे हैं, उस जोड़ तोड़ का प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं या देखने का प्रयास हम करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हिल ने डिफाइन करते हुए कहा भी था कि आश्रित चर वह चर है जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं, जिसके बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हुई जोड़ तोड़ किस प्रकार से डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करेगी, है ना। तो इस जोड़ तोड़ का प्रभाव हम किस पे देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। जैसे अभिप्रेरणा का प्रभाव हमें सीखने की प्रक्रिया पर देखना है, तो अभिप्रेरणा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सीखना क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे समचर कैसे होते हैं, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में जाने जाते हैं। कुछ ऐसे चर भी हैं जिन्हें हम चर मानते भी हैं और कई बार चर मानते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रयोग की कंडीशंस में या प्रयोगों में उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। ऐसे कौन से चर हैं? ऐसे चर हैं आपके इंटरवीनिंग वेरिएबल। बिल्कुल अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इंटरवीनिंग वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में इंटरवीन करते हैं, यानी कि ऐसे समस्त चर जो डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हुई जोड़ तोड़ का एग्जैक्ट प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं पड़ने देना चाहते, ऐसे समस्त वेरिएबल्स इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। ऐसे समस्त चर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं जो कि डिपेंडेंट तथा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण से अभी हमने देखा कि मोटिवेशन का क्या इफेक्ट होता है लर्निंग पर, है ना। जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा के डिफरेंट लेवल्स हैं, उनका क्या प्रभाव लर्निंग पर पड़ता है या सीखने पर पड़ता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि मोटिवेशन के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके से हम मोटिवेशन को किसी क्लास में अरेंज कर सकते हैं ना। थोड़ा मोटिवेशन, ज़्यादा मोटिवेशन, या अलग अलग टेक्निक से हम मोटिवेशन देकर प्रभाव जान सकते हैं। अब हम प्रभाव किस पर देखेंगे? किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अचीवमेंट पर। यहां पर मान लें हम हिंदी में उपलब्धि पर देखना चाहते हैं प्रभाव,
तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, मोटिवेशन के अलग अलग लेवल पर हमने मोटिवेशन एक ग्रुप को दिया, दूसरे ग्रुप को हमने सिर्फ एक कंट्रोल ग्रुप के रूप में रखा, वहाँ पर किसी एक विधि से या तो मोटिवेशन दिया या नहीं भी दिया, डिपेंड करता है। और उसका प्रभाव हमने हिंदी विषय में, क्योंकि निरंजन जी आ गए हैं तो हिंदी विषय की बात हम करने लगते हैं फिर, तो हिंदी विषय की प्रभावशीलता पर हम देखना चाहते हैं कि हिंदी विषय में अचीवमेंट कितना प्रभावी है, आपका मोटिवेशन का प्रभाव कितना पड़ता है हिंदी पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम मोटिवेशन देते हैं, डिफरेंट तरीके का मोटिवेशन देते हैं, और हिंदी में जो उसका अचीवमेंट है, वो ग्रुप का जो अचीवमेंट है वो जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे चर हो सकते हैं, कैसे, जैसे हिंदी विषय के प्रति इंटरेस्ट, है ना, हो सकता है उस समूह का रुचि हिंदी विषय को पढ़ने में ना हो, है ना, हो सकता है कि वह समय उपयुक्त ना हो हिंदी पढ़ाने का, हो सकता है कई ऐसी कंडीशंस हों कि जो आपका टीचर है वो ही हिंदी सही से ना बोल पाता हो, है ना। तो इस तरीके का प्रभाव डालने वाले चर जो रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं, इंटरवीन करते हैं, ऐसे चर, ऐसे वेरिएबल्स को, ऐसे चरों को हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के रूप में जानते हैं, है ना। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को यदि हम कंट्रोल कर लें तो वो कंट्रोल वेरिएबल भी कई बार कई कंडीशन में बन जाते हैं। दूसरा एक ऐसा ही चर है जो है कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब ये देखिए, कंफाउंडिंग वेरिएबल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसको जानना थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि ऐसे चरों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपनी रिसर्च में। क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते? क्योंकि ये छुपे हुए रहते हैं। इवन कई बार रिसर्चर से रिलेटेड होते हैं, कई बार पार्टिसिपेंट से रिलेटेड होते हैं, कई बार सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, पर वो शो नहीं हो पाते उस अनुसंधान में, और वो रिसर्च में हमें दिखते ही नहीं है। जैसे मान ले एक रिसर्चर के रूप में मैं हूं और मैं कोलैबोरेटिव टीचिंग से ही क्लास में पढ़ाना चाह रहा हूं, साइंस की क्लास है, दूसरे ग्रुप में हम परंपरागत विधि से पढ़ाना चाह रहा हूं, तो मेरा बायसेस हो सकता है ना, हो सकता है ये जो मेरा बायस है वह पहले से ही ये डिसाइड कर दे कि सिर्फ कोलैबोरेटिव लर्निंग वाला ग्रुप ही बेटर होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि जो हमारा बायसेस है वो उस रिजल्ट को पहले से ही प्रभावित कर, लेकिन मैं नहीं जान रहा कि मेरा बायस वहां काम कर रहा है। क्योंकि एक रिसर्चर होने के नाते मैं हमेशा चाहूंगा कि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग से मैंने लेसन प्लान बनाए उनका प्रभाव मैं किसी दूसरे चर पर देखूं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखूं, ठीक है। तो हो सकता है कि यहां पर मेरा बायस ये है कि कोलैबोरेटिव ग्रुप वाला जो समूह है, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग वाला जो समूह है, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करे, ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिश में यही रहते हैं, प्रयास में यही रहते हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग वाले समूह पर ही ज़्यादा हम अपनी मेहनत करते हैं, हम वहीं पर बहुत अच्छे से पढ़ाने के प्रयास भी करते हैं। एक तो वैसे ही इनोवेटिव होता है, दूसरा हमारे प्रयास भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो परंपरागत विधि वाला समूह होता है उसमें जस्ट हम खाना पूर्ति करते हैं, सिर्फ हम अपना जैसे भी हो कैसे भी करके कंटेंट को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा कि रिसर्चर का बायस, जिस चीज को पढ़ाने में उसे इंटरेस्ट आ रहा है, जिस चीज को वो पढ़ाना चाहता है, उसके प्रति वो बायस है। अब ये बायस है वो भी नहीं समझता, है ना, दूसरा भी नहीं समझ पाता, लेकिन वो बायस, वो पूर्वाग्रह परिणामों को प्रभावित कर देता है। तो ऐसे चर जो कि इजीली सेपरेट नहीं किए जा सकते अनुसंधान की प्रक्रिया से, वैसे चरों को हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं। इनका आइडेंटिफाई यदि कर लिया जाए, ऑब्जेक्टिविटी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
यदि हम ऑब्जेक्टिव हैं एक रिसर्चर होने के नाते, यदि हम ऑब्जेक्टिव हैं एक पार्टिसिपेंट होने के नाते या सब्जेक्ट होने के नाते, तो हम जरूर ऐसे चरों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बायसेस दूर कर सकते हैं। जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं तो बहुत सारी यही चीजें हम जानने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो बायसेस हैं या हमारा किसी चीज के प्रति जो ऐसा प्रक्रम है कि हम शो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो होता है, ऐसे चरों को हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के अंतर्गत रखने का प्रयास करते हैं। हालांकि इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम यदि ऑब्जेक्टिविटी लेकर आए अपनी रिसर्च में, तो ऐसे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के प्रभाव को हम नलिफाई करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। एक अभी क्वेश्चन पूछा शशि रंजन ने कि ऑल इंटरवेनिंग वेरिएबल्स आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। बड़ा एक कंफ्यूजन है वेरिएबल्स के संबंध में बहुत लोगों को, इवन बहुत पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, रिसर्च के बहुत सारे जो बुक्स हैं उनमें हम देखते हैं कि हर चीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल के भी दो लेवल होते हैं। बहिरंग चर जो हैं उनके दो लेवल होते हैं। एक तो यह है कि जो व्यक्ति से संबंधित हैं, जैसे हमारा मोटिवेशन, यहां पर हमने इंटरवीनिंग के रूप में बात की है इस चर की, है ना। जो ये बहिरंग चर की जब हम बात कर रहे हैं अभी एक्सट्रेनियस वेरिएबल की, यहां पर हम इंटरवीनिंग वेरिएबल के रूप में समझा है इसको। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन है हम लोगों को कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को क्या इंटरवीनिंग माने, या एक्सट्रेनियस अलग होते हैं, या कंफाउंडिंग इंटरवीनिंग होते हैं, या एक्सट्रेनियस होते हैं। यदि हम देखें, यदि हम जानने का प्रयास करें यहां पर, ऐसे समस्त चर जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं वो बाह्य चर कहलाते हैं, है ना। बाह्य चर यानी कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बहिरंग चर। और बहिरंग चर में भी यदि हम और फर्दर उसको डिफाइन करें तो इंटरवीनिंग वेरिएबल जो कि इंडिविजुअल से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, जो उस व्यक्ति से संबंधित हैं, जैसे इंटरेस्ट, मोटिवेशन, है ना, उसकी इच्छा है या नहीं पढ़ने की, है ना। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम इंटरवीनिंग वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं। और इसी में जो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि जिन पर कंट्रोल नहीं होता, जो एक्सट्रेनियस में भी एक्सटर्नल प्रकृति के होते हैं, उनको हम कंफाउंडिंग के अंतर्गत कई बार रख लेते हैं, है ना। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की है उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया है कि चर क्या होते हैं। अब एक चीज और हम जानें कि जैसे हम डिफरेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो क्या जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है उनसे भी कुछ संबंध होता है क्या चरों का? क्या मापन के स्तर चरों को प्रभावित करते हैं? बताइए आप, क्या लेवल ऑफ मेजरमेंट या मापन के जो स्तर हैं वो चरों को प्रभावित करते हैं क्या? या चरों के आधार पर हम मापन के स्तर को सेलेक्ट करते हैं या मापन की प्रविधि को सेलेक्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब हमने ब्रॉडली दो प्रकार के चर प्रभावित किए हैं, जो दो प्रकार के चरों को हमने डिवाइड किया है चरों को, सतत तथा असतत चर। सतत मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल, असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस और कैटेगरिकल वेरिएबल। तो आपने देखा होगा जो कंटिन्यूअस प्रकृति के चर होते हैं, है ना, जो कंटिन्यूअस प्रकृति के चर होते हैं उनको हम अंतराल एवं अनुपात मापनी, इसका जो इंटरवल और रेशियो स्केल होता है वहां पर हम उनका मापन हम वहां पर करते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे अचीवमेंट है, भार है, अचीवमेंट को हम कहां पर मापन करते हैं? बताइए, इंटरवल स्केल पर मापन करते हैं, रेशियो स्केल पर मापन करते हैं।
इसी तरीके से हाइट का मापन कहां पर किया जाता है? जहां पर ट्रू जीरो पॉइंट होता है, रेशियो स्केल पर मापन करते हैं। तो जो ये चर हैं, जहां उनसे प्राप्त जो सूचनाएं हैं, जो हमें अंक प्राप्त होते हैं, उन अंकों का जब हम विश्लेषण करते हैं, उस विश्लेषण को हम देखते हैं कि वो विश्लेषण हम अंतराल एवं अनुपात मापनी के स्तर पर करते हैं। ठीक है ना? और दूसरा है असतत चर, जो कि कंटिन्यूअस नहीं होते, कैटेगरिकल होते हैं। ठीक है? तो ऐसे चरों को हम जो नामिक या नॉमिनल स्केल है और ऑर्डिनल स्केल है, ऐसे चरों पर उनका मापन करते हैं। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करें कि जब हमारा लेवल ऑफ मेजरमेंट या भी मापन का स्तर हर चर के लिए अलग है, तो उसके लिए जो प्रयुक्त की जाने वाली जो सांख्यिकी विधियां हैं वो भी डिफरेंट होंगी या नहीं? क्यों? क्योंकि यदि आप ऑर्डिनल लेवल पे काम करोगे, ऑर्डिनल लेवल पर का कोई चर है, मेल और फीमेल में यदि आप फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप आई स्क्वायर ही यूज करेंगे। वहां पर फिर आप टेस्ट यूज नहीं करेंगे, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं करेंगे, है ना? सुमित ने कहा कि प्रत्येक प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं नियंत्रण चर की स्थिति डिफरेंट होती है। हाँ, होती है, डिफरेंट, अलग अलग होती है ना? यह भी बात जानने की है कि जैसे एक अनुसंधान में कि हम इंटेलिजेंस को डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यूज कर रहे हैं, तो दूसरे में हो सकता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यूज हो। तो क्योंकि हमारा रिलेशनशिप देखने का तरीका है ना ये चरों के मध्य, कई बार क्या होता है, जो चर, जो वेरिएबल एक जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है, दूसरी जगह हो सकता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम कर रहा हो, या हो सकता है वो तीसरी जगह कंट्रोल वेरिएबल हो, या हो सकता है कि चौथी जगह वो मॉडरेटिंग वेरिएबल के रूप में हम उसको इंटरेक्शन इफेक्ट देख रहे हों, या हो सकता है कि हम उसे मेजर वेरिएबल के रूप में यूज कर रहे हों, है ना? अब इनका किस प्रकार से अपने अनुसंधानों में हमें प्रयोग करना है, सारी जो बात है इसी पर डिपेंड करती है कि कौन सा चर किस कैटेगरी में आएगा और कौन सी कैटेगरी किस चीज को रिफ्लेक्ट करेगी। प्रयोगात्मक अनुसंधान है तो सिर्फ ट्रीटमेंट वेरिएबल का हमारा मेन वेरिएबल होता है, प्राइमरी इंटरेस्ट का वेरिएबल होता है, और समस्त वेरिएबल हमारे सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं। आप चाहो तो सेकेंडरी इंटरेस्ट वाले वेरिएबल के साथ, चाहे जैसे मॉडरेटिंग वेरिएबल है, तो इंटरेक्शन इफेक्ट देख सकते हो। यदि आप ना चाहो तो कोई जरूरत नहीं है इंटरेक्शन इफेक्ट देखने की, आप उसको कंट्रोल वेरिएबल के रूप में कंट्रोल कर सकते हो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के थ्रू या डिजाइन प्रोसीजर्स के थ्रू। और यहां पर भी यदि मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा रहता है कि स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के थ्रू आप कंट्रोल कर लो, क्योंकि डिजाइन प्रोसीजर्स के थ्रू यदि आप कंट्रोल करोगे तो कई बार क्या होता है कि कंडीशन उतनी इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि आपको आईक्यू का इफेक्ट नहीं देखना, आपको आईक्यू को कंट्रोल करना है। तो एक जैसी आईक्यू वाला ग्रुप सेलेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए, है ना, इसलिए ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि हम किन चरों को अपने अनुसंधान में सेलेक्ट करें, किन चरों को हम अपने अनुसंधान में किस कैटेगरी में रखें, क्योंकि उनको सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको डिफाइन करना और उनको मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है। और यह भी ध्यान में रखने की बात है कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हमारी जो समस्या है, हमारी जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हमारी जो प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, उसी से उनमें जो चर विद्यमान हैं वही चर हमारे ऑब्जेक्टिव्स में विद्यमान होने चाहिए, वही चर हमारे हाइपोथेसिस में विद्यमान होने चाहिए। उन्हीं चरों के आधार पर हमारा एनालिसिस होना चाहिए और उन्हीं चरों के आधार पर हम अपने कंक्लूजन्स
लिखें, है ना। जैसे रमाशंकर सिंह कह रहे हैं कि ये वेरिएबल में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हाँ, जो हमने सिलेक्शन किया, जो हमारी समस्या है, आप रिसर्च में देखना चाहते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शनल पैकेज ऑन अचीवमेंट इन साइंस। तो आप इफेक्टिवनेस किसकी देखना चाह रहे हैं? कंप्यूटर बेस्ड पैकेज की, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शनल पैकेज की इफेक्टिवनेस देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो सीबीआई पैकेज है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किस पर देखना चाह रहे हैं? आप अचीवमेंट पर देखना चाह रहे हैं। आप देखना चाह रहे हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटी कैसे अचीवमेंट को प्रभावित करती है। तो यहां पर मैथमेटिकल एबिलिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अचीवमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप, लेकिन अब बात तो दूसरी सुनिए, दूसरी बात है कि आप ये देखना चाहते हैं किस प्रकार से अचीवमेंट का ग्रुप, किस प्रकार से अचीवमेंट के आधार पर बनाया गया समूह क्रिटिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पर आपका अचीवमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हायर अचीवर ले सकते हैं, आप लो अचीवर ले सकते हैं, और उनका प्रभाव आप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या किसी भी अन्य डिपेंडेंट वेरिएबल पर जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। तो चरों के बीच में जो ये परिवर्तन है वो होता रहता है ना। कोई चर कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कभी कोई डिपेंडेंट होगा, कभी कोई कंट्रोल होगा, कभी कोई मेजर होगा, कभी कोई मॉडरेटिंग वेरिएबल भी होगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वही चर कभी मिलकर आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल या इंटरवेनिंग या एक्सट्रेनियस वेरिएबल के रूप में आपके परिणामों को प्रभावित कर जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जब आपने देखा कि चरों के मध्य अलग तरीके के कॉम्बिनेशन, अलग तरीके के संबंध बनते हैं, उसी तरीके से मापन भी उनका चरों के अकॉर्डिंग ही होता है। और फिर फाइनली रिजल्ट जो हम निकालते हैं, परिणाम जो हम प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, वो भी फिर उन चरों के आधार पर ही स्पष्टतः हम करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा पुनः रिवाइज करूं कि क्या हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। जो लोग लेट ज्वाइन किया या जिन्होंने एक बार दोबारा से उसको समराइज करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आज हमने बात की चरों के बारे में, वेरिएबल्स के संबंध में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ये होते हैं कि बेसिकली जो चर हैं, चर क्या होते हैं? हमारी जो रिसर्च है, हम जो अनुसंधान कर रहे हैं, एक रिसर्च प्रॉब्लम का हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? उस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें आपने रिसर्च करनी है। एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किन एरियाज में अभी रिसर्च नहीं हुई है या किन बातों पर अभी हमने फोकस नहीं किया है। उन चीज़ों को हम निकाल के गैप फाइंडिंग करके हम एक रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं। उस रिसर्च प्रॉब्लम में विभिन्न प्रकार के चर होते हैं। चर को डिएमेटो ने परिभाषित किया है, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के मापने योग्य गुण को हम चर कहते हैं। तो दो विशेषताएं इनमें जनरली होती हैं, वो मिजरेबल होना चाहिए और वेरी करना चाहिए। उसको हम माप सकते हो, क्वालिटेटिव भी माप सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी माप सकते हो, डिपेंड करता है, किसी भी तरीके से माप सकते हो। और वो वेरी कर रहा हो, यानी कि वेरी कैसे? उसके अंकों में विविधता हो और या उनके व्यूज में, तथ्यों में विभिन्नता हो। क्वालिटेटिव यदि हम करेंगे तो, है ना, क्वालिटेटिवली करेंगे तो तथ्यों में ही, विचारों में विभिन्नता होगी ना, वहां पे अंकों में विभिन्नता नहीं होगी। तो इसलिए क्वांटिटेटिवली उसको हम अंकों के रूप में मापन कर लें और हम वहां पर उसमें विभिन्नताएं हों। ठीक है, एक दूसरे से वो डेविएट करते हो, उसका कोई मानक विचलन होना चाहिए। क्वालिटेटिवली बात करें तो वह चर
कैसा होना चाहिए? मापन किया जाए, तथ्यों के रूप में उसका मापन किया जा सकता हो, विभिन्न तथ्य वो प्रेजेंट करता हो और तथ्यों में भी विभिन्नता हो, अलग अलग प्रकार के तथ्य हमें मिलते हों। ठीक है। चरों का प्रकार यदि हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार आपको अलग अलग बुक्स में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। लेकिन सबसे सिंपल एक डिफरेंस है, वो ये है कि सतत और असतत चर, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? जो पूर्णांक और अंक, जो पूर्णांक और अंश दोनों में हम जिसको विभक्त कर सकते हैं। जैसे एज 21 साल भी हो सकती है, 21 साल 2 महीने भी हो सकती है, 21 साल 2 महीने 4 दिन भी हो सकती है, 6 घंटे भी हो सकती है, जो कंटिन्यूअस है। अचीवमेंट कैसे हो सकता है? 120 स्कोर भी किसी को मिल सकता है, 120.5 भी मिल सकता है, 120.52 भी मिल सकता है, 120.5234 भी मिल सकता है। ठीक है। तो सतत चर जो कंटिन्यूअस होते हैं, इनको हम दूसरा नाम भी है एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरा चर डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, असतत चर। डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं? असतत चर जिनको सिर्फ हम पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, वैवाहिक स्थिति, विवाहित होना या ना होना, कास्ट, है ना, एससी को बिलोंग करता है, एसटी को करता है, ओबीसी को करता है या ऑन रिजर्व है, रिलीजन, हिंदू धर्म से रिलेटेड है, मुस्लिम से है या किसी अन्य धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। तीसरा, परिवार में सदस्यों की संख्या 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इसी तरीके से ये जो चर हैं असतत चर, इनको हम कैटेगरिकल वेरिएबल के नाम से भी हम जानते हैं, श्रेणीगत चर। ठीक है। तो ये आपका कंफ्यूजन कई बार रहता है कि श्रेणीगत चर अलग होते हैं या असतत अलग होते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही है, दोनों समान है। ठीक है। स्वतंत्र, दूसरा जो एक वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर क्या होते हैं? वह चर जिनको प्रयोगकर्ता द्वारा, जिन पर, है ना, जिन पर प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ की जाती है और उस जोड़ तोड़ का प्रभाव हम किसी दूसरे चर पर देखते हैं, और वो दूसरा चर क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। तो स्वतंत्र चर वह है जिस पर हम जोड़ तोड़ करते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम हमेशा मान के चलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। हाँ है, जरूर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ट्रीटमेंट वेरिएबल को हम एक दूसरे से मिलाकर ही प्रदर्शित करते हैं ज्यादातर। ठीक है। तो इसलिए ये हमें ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ ट्रीटमेंट वेरिएबल नहीं होते, कुछ अन्य प्रकार के वेरिएबल्स को भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की श्रेणी में रखा जाए। जैसे मेजर वेरिएबल, जो एक्सपेरिमेंट और सर्वे दोनों प्रकार के अनुसंधानों में होते हैं, और जिनको हम यहाँ जोड़ तोड़ नहीं करते, मैनिपुलेशन नहीं करते, हम क्या करते हैं? हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं, और इसका प्रभाव हम किसी दूसरे चर पर देखते हैं या उसका संबंध किसी दूसरे चर से देखते हैं। ठीक है। दूसरे चर, हाँ, ये कैसे होते हैं? ये सतत और असतत दोनों प्रकार के हो सकते हैं, कैटेगरिकल भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। दूसरे जो चर हैं वो कौन से चर हैं? वो है कंट्रोल वेरिएबल। ऐसे चर जिन्हें प्रयोग अनुसंधायक जो है कंट्रोल करने का प्रयास करता है। क्यों कंट्रोल करने का प्रयास करता है वो अनुसंधायक? क्योंकि वह नहीं चाहता कि इनका प्रभाव हमारे अनुसंधान पर पड़े। स्पेशल काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हैं जो कि सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं, इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। और न्यूट्रलाइज करने के भी दो तरीके हैं, एक तरीका डिजाइन प्रोसीजर्स के थ्रू और दूसरा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के थ्रू। और इसमें भी मैं रिकमेंड करता हूं कि स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो है, सांख्यिकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज जो हैं और कोरिलेशनल स्टडीज, उनमें बेसिकली हम इन प्रकार के अनुसंधानों को, इस प्रकार के चरों को हम यूज करते हैं। ठीक है। और ये भी बेसिकली कंटिन्यूअस और कैटेगरिकल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। अब ट्रीटमेंट वेरिएबल जिनको हम मानते ही हैं,
हमेशा कि हमारा ही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यही एकमात्र ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काउंट हम इसको करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन रिसर्चर के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये कैटेगरिकल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कैटेगरिकल वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट, जिनमें हम जोड़ तोड़ करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इन पर हुई मैनिपुलेशन का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल या किसी दूसरे सतत चर पर करने का प्रयास करते हैं। देखो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसी तरीके के होते हैं जिनको हम ट्रीटमेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है? चौथे प्रकार के होते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, है ना, लेकिन ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा ट्रीटमेंट वेरिएबल, जो हमारा फोकस्ड वेरिएबल है, उसके साथ इंटरेक्शन करके उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर डालते हैं। तो हम क्या करते हैं? इसके प्रभाव को नलिफाई ना करके हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये यदि साथ में है इसके, तो किस तरीके से अंत्यक्रिया करते हुए आश्रित चरों पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो कैटेगरिकल और कंटिन्यूअस वेरिएबल दोनों प्रकार का हो सकता है, कैटेगरिकल भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, जो कि इंटरेक्शन को शो करता है। किसके इंटरेक्शन को? डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स के इंटरेक्शन को। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इनमें से सिर्फ जो तीसरा प्रकार है ट्रीटमेंट वेरिएबल, वही चर ऐसा है जो कि कैटेगरिकल होता है, और सभी कैटेगरिकल और कंटिन्यूअस दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हुई जोड़ तोड़ का प्रभाव जिन चरों पर हम देख, ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे? जिन पर हम प्रभाव देखने का प्रयास करते हैं। इनको हम आउटकम वेरिएबल, रेस्पॉन्स वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहोगे कि सर्वे में आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो बता दिया, लेकिन सर्वे में जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? ये भी एक बात है। तो वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल नाम का यूज नहीं किया जाता सर्वेज में या ऐसी डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज में। वहां पर डिपेंडेंट के स्थान पर क्राइटेरियन वेरिएबल के नाम का उपयोग किया जाता है, और जो हम तुलनाएं करते हैं वो तुलनाएं इन क्राइटेरियन वेरिएबल्स के नाम के आधार पर ही करते हैं, है ना। जैसे हमें एटीट्यूड देखना है मेल एंड फीमेल का, तो वहां पर हम क्राइटेरियन वेरिएबल लेंगे। एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग, किसी भी चीज के प्रति एटीट्यूड है तो वो क्या है? वो क्राइटेरियन वेरिएबल वहां पर कहते हैं उसको। तो डिपेंडेंट वेरिएबल 2 प्रकार, मतलब जिसको दूसरे नाम से हम जानते हैं आउटकम वेरिएबल या रेस्पॉन्स वेरिएबल के नाम से। और यदि हम सर्वे रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो वहां पर इसके स्थान पर हम शब्द यूज करते हैं क्राइटेरियन वेरिएबल का। अच्छा, कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो इंटरवीन करते हैं, रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं। बहिरंग चर होते हैं, बाह्य चर होते हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते, एक्सट्रेनियस होते हैं वो। उसमें भी 2 तरीके के होते हैं, इंटरवीन करने वाले जो कि उस प्रोसेस का पार्ट होते हैं, जैसे मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है ना। आईक्यू का लेवल भी हो सकता है कई बार, यदि आईक्यू को हम अपने कंट्रोल नहीं किया या उसको आप रिसर्च में पार्टी नहीं बना रहे हैं तो। दूसरे होते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो आपको पता होते हुए भी आप जिनका कंट्रोल आप नहीं कर पाते। आपको पता है कि ऐसी कुछ चीजें प्रभावित कर सकती हो, या हो सकता है आपको पता भी ना हो ये चीजें कंट्रोल कर सकती हैं या ये इफेक्ट कर सकती हैं। तो जिनके इफेक्ट को हम सेपरेट नहीं करते और जो हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। आज के लिए आशा है आप लोगों को वेरिएबल्स पर हुई ये चर्चा थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और एक दूसरे से दूर दूर हैं हम,
तो क्वेश्चन आंसर वैसे नहीं हो सकता जैसे हम एक क्लास में कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से वेरिएबल्स को हम डिफाइन करें अपने रिसर्च में, और क्या डिफरेंट प्रकार के वेरिएबल्स हो सकते हैं। आप लोगों के कोई प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासाएं हो तो जरूर अभी मेरे सामने रखिए। आदित्य जी, विदुशेखर, अर्चना, हाँ अर्चना जी कह रही हैं कि सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स कम्स इन विच कैटेगरी। सिंपल सी बात है अर्चना जी, ये आपके डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं, असतत चर होते हैं, है ना। और यदि आप कहें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, ये डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, है ना। डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, किस सिचुएशन में आपने उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के रूप में रखा है और किस सिचुएशन में आपने उसको डिपेंडेंट के रूप में रखा है। लेकिन वस्तुतः ये असतत चर होते हैं, कंटिन्यूटी इनमें नहीं होती है। और कोई प्रश्न? ओमवीर जी, चंचल झा, और देख लेता हूं कुछ क्वेश्चंस हो तो। धर्मवीर, थैंक यू। विनोद कुछ कह रहे हैं, विनोद कह रहे हैं कि प्लीज गिव वन सिंगल एग्जांपल विद आइडेंटिफिकेशन मेजर कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड मॉडरेट आईवी डीवी इंटरवीनिंग एंड कंफाउंडिंग। मैंने एग्जांपल दे दिया है विनोद सभी का एक एक करके, है ना। यदि आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। किसी ने कहा है कि कौन सा ज़्यादा कंट्रोल अच्छा है, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है या एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बता ही चुका हूँ कि सांख्यिकी करें तो ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा बेटर होता है ना। मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहें तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो किस चर को कहाँ रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः डॉक्टर सोमू सिंह जी को धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। थैंक यू सो मच विनोद, थैंक यू सोमू जी, थैंक यू रितु।